हेलो फ्रेंड्स, IGS PCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज से हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुरू कर रहे हैं। इसके पहले की सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ये कल की क्लास में सब खत्म हो गया था, सोसाइटी वाला इश्यू। अब सिर्फ और सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बचा हुआ है जो बताने योग्य है। बाकी चीज़ें अब इसमें मैगजीन में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ चीज़ें न्यूज एंड शॉर्ट्स में रहेंगी, वो कल्चर वाला में, आर्ट एंड कल्चर में उसको करा देंगे। बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद ये मैगजीन ख़त्म। तो आज संडे है, बावजूद इसके मैं करा रहा हूँ। और एक चीज़ और है कि इसमें आंसर राइटिंग का कल मैंने 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें 6 लोगों ने लिख के मुझे भेजा था, 6 लोगों ने। अब उनके बारे में उनकी जो कॉपी है, उन्होंने कॉपी चेक करके हम लोगों ने उसको दी ही है। अब इसके बाद क्या है कि उसका जो है मॉडल आंसर अभी हम इसी शाम में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि जो मुख्यतः कमी कहाँ हो जाती है। कंटेंट सबका बेहतरीन था, कंटेंट सब एक का बेहतरीन था, कंटेंट में कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो प्रेजेंटेशन में कमी थी और एक फ्लो मेंटेन करने में कमी थी। ये चीज़ें मैं आज शाम को डिस्कस करूँगा कैसे उसको बनाना है, ठीक है। सो शाम वाली जो आंसर राइटिंग होगी उसको देखिएगा, मतलब उसमें जो वीडियो अपलोड की जाएगी। तो पहला टॉपिक है आदित्य L1, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो ने क्या किया, इसरो इंपॉर्टेंट करने के, इसरो सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर को सफलतापूर्वक जो है सौर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया। यह सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में स्थापित वेधशाला श्रेणी का पहला भारतीय सौर मिशन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। पहला भारतीय सौर मिशन कौन सा है, आदित्य L1 है, इसरो ने लॉन्च किया है। 18 सितंबर को इसरो ने ट्रांस लेजेंडियन पॉइंट TL1 का चरण का सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। अब इसके क्या है कि L1 लैग्रेंज बिंदु तक पहुंचने के लिए 110 दिन लगेंगे। इसके बाद अब साथ ही क्या है कि सुप्रा थर्मल और एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण ने क्या किया कि वैज्ञानिक डेटा को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। यह आदित्य सोलर विंड के पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड का एक हिस्सा है। स्टेप्स में 6 मतलब जो सुप्रा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर, इसमें 6 सेंसर लगे हुए हैं और ये सेंसर क्या करेंगे, अलग अलग दिशाओं से सुपर थर्मल और जो भी आयन्स हैं, ऊर्जावान मतलब कि जो एनर्जेटिक आयन्स है उसके बारे में आंकड़े जुटाएंगे, ठीक है। पृथ्वी की कक्षाओं में यात्रा के दौरान एकत्र किए गए जो भी डेटा से वैज्ञानिकों को मुख्य रूप से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में उसके आसपास इन ऊर्जावान कणों के प्रभावों को समझने में मदद मिलेगी। और आदित्य L1 मिशन के पूरे जीवन काल तक क्या है, स्टेप्स जो है आंकड़े जुटाता रहेगा, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें जान लेते हैं। कोरल मास इंजेक्शन क्या है, सोलर फ्लेयर क्या है, कोरोनल मास इंजेक्शन CME क्या है। यह सूर्य के जो बाहरी वायुमंडल कोरोना उसको बोलते हैं, ठीक है। कोरोना जो ये बाहरी वाला जो है, ठीक है, उसको कोरोना बोलते हैं परत। इसमें होने वाले चुंबकीय प्लाजा के व्यापक विस्फोट है जो क्या होता है, अंतरिक्ष में काफ़ी दूर तक फैल जाते हैं। इसी को बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन, ठीक है। अब सोलर फ्लेयर क्या है, यह सौर कलंक से निकलने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण के तीव्र विस्फोट है। ये सौर मंडल की सबसे बड़ी विस्फोटक घटनाएं हैं, ठीक है। फोटो इस पे अभी आप इसमें देख लीजिए कि इंटरनल स्ट्रक्चर में देख लीजिए जो सूर्य का लेयर कितने हैं। तो इसमें कोरोना देख लिया, ठीक है, कोरोनल होल देख लिया, क्रोमोस्फेयर है, ये फ्लेयर है आप देख रहे होंगे, ठीक है। प्रोमिनियंस है जो नीचे निकल कर जो निकल कर बाहर जा रहा है। इंटरनल स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे कि कोर, ठीक, रेडियोएक्टिव जोन है, उसके बाद है कन्वेक्सी जोन है। अभी क्या है कि सब सरफेस फ्लोज है, ये फोटोस्फेयर है और ये सन स्पॉट है, ठीक है, जो धब्बा लगे हुए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आदित्य L1 के बारे में आप देख लेते हैं। आदित्य L1 में क्या है कि प्रक्षेपण यान है, इसके लिए PSLV C57 का उपयोग किया गया। छोड़ दीजिए इसको, इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। इसे क्या है कि प्रक्षेपण, इसे सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के जो लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के चारों ओर जो है हेलो ऑर्बिट में इसे स्थापित करने की योजना है। अब इस पर क्या है कि इसका वैज्ञानिक उद्देश्य क्या नजर डाल लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है वैज्ञानिक तौर पर। तो सूर्य के जो ऊपरी वायुमंडल है, क्रोमोस्फेयर और कोरोना, ये जो है क्रोमोस्फेयर और कोरोना, ठीक है, इसका अध्ययन करना है, ठीक है, इसका अध्ययन करना है। कोरोना देख लीजिए बाहरी वाला जो ये चीज़ है, और क्रोमोस्फेयर ऊपर वाला, मतलब ये देख लीजिए ये, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इसका अध्ययन करना है। क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा, ठीक है, और कोरल मास इजेक्शन की परिघटनाओं और सौर लपटों के बीच के जो फिजिक्स है उसको समझने की कोशिश करेगा। यह इन सिटू पार्टिकल और प्लाज्मा इन्वायरमेंट का अवलोकन करेगा, ठीक, जो अलग अलग परतें हैं उसमें होने वाली प्रक्रियाओं के क्रम का अध्ययन करेगा, निरीक्षण करेगा और अंत में जो सौर विस्फोट की घटनाओं को जन्म देती है उसको भी समझेगा। अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेगा, जैसे सौर पवनें और अन्य चीज़ों पर, ठीक है। तो ये बात है। आदित्य L1 ने 7 पेलोड अपने साथ ले गया है। इसमें क्या 5 इसरो द्वारा है, 2 अन्य भारतीय शैक्षणिक संस्थानों ने तैयार किए हैं। इसमें रिवर्स सेंसिंग पेलोड है, ठीक है। अब इस पेलोड का नाम दिया हुआ है, सोलेक्स है, स्यूट है, हेलोएस है। इन सिटू पेलोड में क्या है, एप्रेक्स है, पापा है। फिर एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्रोमीटर है। यह मिशन विशेष क्यों है, ये बात निकल कर आती है कि पहली बार क्या है कि नियर यूवी बैंड में सूर्य के जो भी सोलर डिस्क का अवलोकन किया जाएगा इसमें, ठीक है।
कोरोनल मास इजेक्शन की जो त्वरण प्रणाली है, ठीक है, त्वरण प्रणाली एक्सेलरेटिंग जो प्रणाली है उसका, जिसके लगातार अवलोकन संभव नहीं, उसके बारे में जानकारी प्रदान करेगा। ऑन बोर्ड इंटेलिजेंस की सहायता से सीएमई और सोलर फ्लेवर्स का पता लगाकर सटीक अवलोकन और डेटा देगा। यह मल्टी डायरेक्शन आधारित अवलोकन की सहायता से क्या है, सौर पवन की डायरेक्शनल और एनर्जी एनिस्ट्रॉफी का अध्ययन करेगा। ठीक, लैग्रेंजियन पॉइंट के बारे में क्या बताया गया है? लैग्रेंजियन पॉइंट क्या है कि दो पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण जो प्रणाली है उसके संदर्भ में लैग्रेंजियन पॉइंट के अंतरिक्ष में ऐसे स्थान होते हैं जहां स्थापित पिंड या उपग्रह अपने नियत बिंदु पर बना रहता है। ठीक, अब सरल शब्दों में बोल दिया जाएगा तो लैग्रेंजियन पॉइंट के अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां दो पिंडों के बीच में कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। ठीक है, अब एक बात आती है इसका महत्व क्या है। तो सूर्य पृथ्वी जैसी दो पिंडों के बीच में प्रणालियों के लिए अंतरिक्ष में इन पॉइंट्स पर स्थापित उपग्रह अपने नियत स्थान पर बने रहते हैं। यहाँ पर स्थापित उपग्रह में ईंधन की खपत में भी कमी होती है। ठीक, अब L1 पॉइंट में कक्षा में उपग्रह स्थापित करके क्या है, बिना किसी अवरोध ग्रहण पर घटना के सूर्य का लगातार अवलोकन करना संभव हो जाता है। ठीक, अब क्रियाविधि क्या है, लैग्रेंजियन पॉइंट पर दो विशाल द्रव्यमान वाले पिंडों का गुरुत्वाकर्षण और खिंचाव छोटे पिंड को उसके साथ घूमने के लिए आवश्यक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों के बराबर होते हैं। ठीक है, अब अन्य प्रमुख तथ्य क्या है कि लैग्रेंजियन पॉइंट का यह नाम इटली में जन्मे फ्रांसीसी जोसेफ लुई लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया है। लैग्रेंजियन पॉइंट 1 क्या है, सूर्य पृथ्वी के मध्य एक काल्पनिक रेखा पर स्थित है। पृथ्वी से L1 की दूरी और दूरी पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी की लगभग कितना है, 1% है। ठीक है, अब एक बात आता है निष्कर्ष, तो अब देख लीजिए कि इसरो का यह जो महत्वाकांक्षी मिशन है वो वैज्ञानिक प्रगति को आगे बढ़ाएगा, वैश्विक अन्वेषण मंच पर अपनी स्थिति मौजूद करने में देश की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा। अब आते हैं हम लोग टाइडल लॉकिंग पे। हाल ही में क्या कि इसरो द्वारा चंद्रमा पर सूर्योदय होते ही रोवर प्रज्ञान और जो लैंडर विक्रम को फिर से शुरू करने की कोशिश की गई। गौरतलब है कि इन्हें चंद्रमा की रात में सुरक्षित रखने के लिए क्या कि स्लीप मोड में डाल दिया गया था। ठीक है, तो अन्य संबंधित तथ्य ये है कि जो चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर और रोवर को क्या है कि सौर ऊर्जा से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए चंद्रमा पर दिन की अवधि में इसे लैंड करने की योजना बनाई गई थी। चंद्रमा पर जो दैनिक तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव रहता है, इसी के चलते क्या है कि चंद्रयान 3 के मिशन के इलेक्ट्रिक उपकरणों पर चंद्रमा पर रात के समय बेहद कम तापमान पर काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए चंद्रमा पर दिन की अवधि की समाप्त होने पर थोड़ा पहले लैंडर और रोवर को क्या है हाइब्रेशनल मोड यानी स्लीप मोड में डाल दिया गया था। यदि लैंडर और रोवर को हाइब्रेशनल मोड से एक्टिव मोड में लाने में सफलता हासिल होगी तो इसे भावी अंतरिक्ष अभियानों के लिए इसरो की लैंडर रोवर तकनीक के उपयोग को मान्यता मिल जाएगी। ठीक है, और सभी लोग इसी के बारे में काम करने लगेंगे। तो चंद्रमा पर रात की अवधि का क्या प्रभाव पड़ता है, तो मिशन में प्रभाव पड़ेगा कि जो अत्यधिक कम तापमान कारण क्या है कि चंद्रयान की अंतरिक्ष यान की प्रणालियां खराब हो सकती हैं। लैंडर और रोवर को रात की अवधि के दौरान कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए सौर ऊर्जा के अलावा ऊर्जा के अन्य स्रोतों की आवश्यकता होगी। ऊर्जा के अन्य स्रोतों में क्या है, परमाणु ऊर्जा स्रोत है, रिएक्टर और रेडियो आइसोटोप स्रोत हो गया। इससे अच्छा बेहतर कोई साबित होगा ही नहीं। जो भी अनुसंधान का फाइनेंस है इस पे बात करते हैं कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल तो है नहीं, इसलिए मान लीजिए चंद्रमा पर अगर कोई वस्तु गर्म हो जाएगी तो वायुमंडल के अनुपस्थिति के कारण क्या है कि उसका कंडक्शन होगा नहीं और जल्दी ठंडा भी नहीं होगी। इसलिए क्या कि चंद्रमा पर हर वस्तु के गर्म होने ठंडा होने में क्या है अलग अलग समय होता है। जैसे क्या है कि चंद्रमा के चट्टानों को गर्म होने और ठंडा होने में चंद्रमा की मिट्टी की तुलना में अत्यधिक समय लगता है। ठीक, गर्म और ठंडा होने की अलग अलग दरों से क्या हम चंद्रमा पर ऐसे क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में चट्टानें मौजूद हैं। ठीक, चंद्र दिवस के बारे में देख लेते हैं कि चंद्रमा पर एक औसत सौर दिवस क्या होता है, यानी चंद्र दिवस वह समय होता है जब चंद्रमा सूर्य के सापेक्ष अपनी एक धुरी पर चक्कर पूरा करता है। ठीक है, तो चंद्रमा पर एक औसत सौर दिवस क्या होता है, 29.5 पृथ्वी दिवस के बराबर होता है। ठीक, इसमें देख लेते हैं पृथ्वी पर जो एक औसत सौर दिवस कहता है 24 घंटे के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर जो एक दिन होगा रात होगा वो 24 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, और चंद्रमा पर क्या होगा 29.5 यानी 1 महीने के लगभग 1 महीने का। इसलिए चंद्रमा पर दिन की अवधि और रात की अवधि क्या है 14 दिन के बराबर होती है। 14 दिन रात होगी, 14 दिन होगा। ठीक है, तो चंद्रमा पर तापमान देख लीजिए। चंद्रमा के भूमध्य रेखा पर क्या है दिन की अवधि का तापमान 250 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 120 डिग्री सेल्सियस और रात का जो है -130 डिग्री सेल्सियस। बाप रे बाप, इतना मतलब फ़र्क आता है दिन के समय का तापमान और रात के समय का तापमान। ठीक है, और ये टाइडल लॉकिंग है, इसमें देख सकते हैं आप। इसी से जो है ये जोर भाटा आते रहते हैं, मैप किया हुआ इसमें। अब इसमें क्या किया, उच्च दैनिक तापांतर जो है यानी कि तापांतर मतलब कि जो तापमान में अंतर है इसको दिन और रात का, ये बात होता है तापांतर का। ठीक है, वायुमंडल के अनुपस्थिति कारण है और पृथ्वी के साथ चंद्रमा का जो ज्वार बंधना टाइडल लॉकिंग कारण होता है। ठीक है, अब ये क्या कि वायुमंडल की उपस्थिति से ऊष्मा का प्रसार पूरे ग्रह पर हो जाने से चरम स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती है।
अब टाइडल लॉकिंग क्या है? टाइडल लॉकिंग तात्पर्य है कि चंद्रमा द्वारा अपनी धुरी पर घूर्णन करने में लगने वाला समय और पृथ्वी की परिक्रमा में लगने वाला समय दोनों बराबर होते हैं। यह चंद्रमा और पृथ्वी दोनों द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण होता रहता है। इसके चलते क्या है कि चंद्रमा पर हम केवल एक ही भाग देख पाते हैं और एक भाग हमेशा पृथ्वी की ओर रहता है, जबकि दूसरा भाग जो है कभी भी नहीं आता। ठीक है, इसलिए पृथ्वी के संदर्भ में चंद्रमा के दो भाग होते हैं। एक नियर साइड होगा, यह लगभग 60% होगा जो पृथ्वी से दिखाई देगा। एक फॉर साइड यानी कि जो पृथ्वी से कभी नहीं दिखाई देगा। अब चंद्रमा के विमुख भाग पर क्या है? अमावस्या के दौरान सूर्य का प्रकाश पड़ता है, लगभग पृथ्वी के 14 दिन तक जारी रहता है। ठीक है, अब इस बात को आप देख लीजिए इसमें कि आकार का प्रभाव क्या पड़ेगा। जब दो पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा दो पिंडों के आमने सामने वाले भागों पर अधिक प्रभाव डालता है। ठीक है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के आकार को विकृत करता है। इस प्रकार विकृति क्या है? पृथ्वी के महासागरों में भी देखने को मिलती है, जिसके चलते बारी बारी से ज्वार भाटा इसी से आते रहते हैं। अब ये टाइडल लॉकिंग कारण क्या है कि पिंड का घूर्णन धीमा हो जाता है, यानी कि आज के जो चंद्रमा के निर्माण के समय क्या है कि घूर्णन जो है आज की तुलना में काफ़ी तेज था, अब जो है धीरे धीरे कम हो गया। पृथ्वी की घूर्णन गति भी धीमी हो रही है, जिसका मुख्य कारण क्या है कि चंद्रमा के साथ जो है टाइडल लॉकिंग प्रभाव है। अब इसी कारण से जो अब देखिए चंद्रमा पर बसने की संभावना नहीं है। क्यों है? क्योंकि जो तापांतर है ना, दैनिक आप दिन का रात का समय का जो टेम्परेचर देख लीजिए, ये वहाँ बसना चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। बहुत सारा वायुमंडल है भी नहीं, तो क्या है कि ब्रह्मांड में टाइडल लॉकिंग, इसमें क्या है कि जो सौरमंडल के जो सभी बड़े चंद्रमा हैं अपने ग्रहों के साथ क्या है टाइडल लॉकिंग में बंधे हुए हैं। हालांकि ये बड़े चंद्रमा अपने अस्तित्व के समय कई कक्षाओं में परिक्रमा के बाद अब ग्रह के साथ टाइडल लॉकिंग में व्यवस्थित हो पाए हैं। बहुत समय लगा इसके लिए। अब इसके बाद उसमें बाकी कुछ है नहीं। अब उसके बाद तो हम लोगों ने जुलाई वाले मैगजीन में कराया ही था, जुलाई में भी कराया था और अगस्त में भी कराया था। सारी चीज़ें ये चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हमने कराया हुआ है, मुझे याद है, और यहाँ दिया हुआ भी है, उसको देख लीजिएगा। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है? बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के विकास के लिए जो VGF वायबिलिटी गैप फंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या है कि योजना को मंजूरी दी है। VGF यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग, वरीयता अंतराल वित्त पोषण योजना के प्रमुख बिंदु क्या हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। तो योजना के प्रमुख बिंदु में ये आता है कि योजना के 2030 और 31 तक क्या है 4000 मेगावाट तक की BESS परियोजनाओं के विकास की परिकल्पना की गई है। पूंजी लागत का जो है 40% तक समर्थन दिया जाएगा, वित्तीय समर्थन। यह समर्थन क्या होगा? वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में बजटीय सहायता के तौर पर दिया जाएगा। ये क्या है? VGF क्या है? एक मुफ्त क्या है कि डिफर्ड जो ये अनुदान होता है, प्राय रूप से यह आर्थिक रूप से उचित होता है, किंतु अगर फंडिंग की कमी वाले अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दिया जाता है। इस योजना का यह है कि 5.50 से लेकर 6.60 रुपये प्रति किलो वाट के बीच में लेवराइज्ड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज प्राप्त करना है। इससे क्या है कि बिजली की जो अधिकतम मांग के दौरान क्या है कि बिजली की आपूर्ति पूरा करने के लिए एक व्यवहारित नवीकरणीय ऊर्जा को एक व्यवहार्य और किफ़ायती विकल्प जो है इसको बनाया जा सकेगा। लेवराइज्ड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज क्या होता है? किसी भी विद्युत उत्पादन संयंत्र की संपूर्ण उपयोग अवधि के लिए विद्युत उत्पादन की वर्तमान औसत लागत की माप होती है। डिस्कॉम्स जो क्या है उसको BESS परियोजना दक्षता का लगभग 85% उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि क्या है कि बिजली ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को बढ़ाया जा सके और बिजली की बर्बादी को कम किया जा सके। जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है उसके अनुदान के लिए BES डेवलपर का चयन किया हुआ एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के तहत होगा। ध्यान देना है, बोली प्रक्रिया के तहत होगा चयन। अब इसमें क्या है कि जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के लिए समान अवसर होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। BES है क्या? ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं और फिर तब इसके बाद इसको EES समझेंगे। ठीक है, तो BESS क्या है? एक प्रकार की जो है विद्युत रासायनिक भंडार प्रणाली होती है। विद्युत इलेक्ट्रोकेमिकल स्टोरेज सिस्टम होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल स्टोरेज सिस्टम होता है। इसके तहत क्या होता है? बिजली को भंडारित करने के लिए अलग अलग विद्युत रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्शंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कई सारे रिएक्शंस का प्रयोग करते हैं। तो अब क्या है, अब इसको देख लेते हैं। पहले रिएक्शंस जो कई सारे हैं उसको देख लेते हैं। तो ये है विद्युत ऊर्जा भंडारण। इसमें क्या है कि आप देख लीजिए, इसमें यांत्रिक, इसमें क्या है कि यांत्रिक में पंप, हाइड्रो, फ्लाई व्हील्स है और कंप्रेस्ड एयर है। दूसरा आता है विद्युत रासायनिक, इसमें सेकेंडरी बैटरी जो होता है, द्वितीयक बैटरी लेड एसिड वाला, द्वितीयक बैटरी NiOS वाला। फिर विद्युत में क्या है कि विद्युत में दो आता है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज और डबल लेयर कैपेसिटर। और इसमें क्या है? रासायनिक यानी हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता है और तापी में क्या होता है? सेंसिबल हीट स्टोरेज होता है। ये भंडारण प्रणाली कई सारे इसमें होते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा क्षेत्र में क्या है कि ऊर्जा क्षेत्र में ये है कि भंडारण प्रणाली के कई उपयोग हैं। ये इसका उपयोग या तो स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है या फिर क्या उत्पादन या
प्रेषण और वितरण में विभिन्न स्तरों पर इसका उपयोग कर सकते हैं। BESS के प्रकार क्या है? स्टैंडर्ड बैटरियाँ। इसमें क्या स्टैंडर्ड नॉन फ्लो बैटरी, इसमें इलेक्ट्रोलाइट से डूबी हुई प्लेटों के युग्म होते हैं। इन दो प्लेटों को अलग अलग करने के लिए इसके क्या है, इसके बीच में नॉन कंडक्टिंग बॉडी होती है। इसके उदाहरण क्या होते हैं? लेड एसिड बैटरी, ठीक, निकेल कैडमियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, सोडियम सल्फर बैटरी, ये बैटरी के प्रकार होते हैं। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी आपके सेलफोन वगैरह और जो अन्य चीज़ें इस पर युक्त होती है। अब जो भी टैब में मैं करा रहा हूँ इसमें ये भी है, मोबाइल फ़ोन्स में लिथियम आयन बैटरी होती है। फ्लो बैटरी क्या होता है? इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट के टैंक और मेम्ब्रेन का उपयोग करते हैं। साथ ही इसमें इलेक्ट्रोलाइट के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए पंप का उपयोग करते हैं। रेडॉक्स फ्लो बैटरी और हाइब्रिड फ्लो बैटरी क्या है? इसको फ्लो बैटरी बोलते हैं। अभी क्या है, BESS के घरेलू विनिर्माण की आवश्यकता क्यों है? भारत में बैटरी विनिर्माण समझ क्या क्या चुनौतियां हैं, ठीक, और इसका उपाय क्या हो सकता है, और भारत ने इसके लिए क्या क्या पहले आरंभ की हैं। ये मेंस का कंटेंट यहाँ से शुरू होता है। तो भारत में जो है घरेलू विनिर्माण BESS की आवश्यकता क्यों है? इसमें पहली बात आती है तो इसको आप लोग आवश्यकता क्यों है कि उसको 3 भाग में बांट लीजिए फ्लो चार्ट बना करके। एक हो गया आर्थिक, ठीक, एक सामाजिक और एक दूसरा हो गया पर्यावरण। अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, तो ये आपका एकदम छोटा सा कंटेंट, बहुत क्रिस्प कंटेंट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आर्थिक में क्या है कि बैटरी सेल के आयात में कमी आएगी और जो विदेशी मुद्रा भंडार है देर से बाहर नहीं जाएगा। ठीक, एडवांस सेल विनिर्माण से क्या होगा, इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन बढ़ेगा, आयात जो है तेल आयात को काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे। खनन क्षेत्र का इससे विकास होगा, डिमांड बढ़ने के लिए घरेलू माल का कच्चे माल की आवश्यकता बढ़ेगी। सामाजिक रूप से देखें तो कौशल विकास कार्यक्रमों, इनक्यूबेशन सेंटर्स और उद्यमिता के लिए अवसर बढ़ेंगे। वर्तमान में 50 गीगावाट क्षमता की एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी विनिर्माण की योजना बनाई जा रही है। ठीक है, इससे क्या है कि कम से कम 5 लाख रोजगार पैदा होंगे। पर्यावरण के तौर पर देखें तो भारत ने पंचामृत लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। पंचामृत लक्ष्यों की घोषणा COP26 के दौरान की गई थी। इससे क्या होगा कि शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलेगी और सतत और लचीली बिजली प्रणाली का संचालन सुनिश्चित करने के लिए ग्रिड के साथ नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को सक्षम बनाया जाएगा। हालांकि भारत में बैटरी निर्माण समझ बहुत सारी चुनौतियां हैं। कौन कौन सी चुनौतियां हैं उसको देख लेते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता सबसे बड़ी चुनौती है। इसमें इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख घटक जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल, बैटरी ग्रेड के ग्रेफाइट भंडार बहुत कम है। उपयुक्त कच्चे माल के प्रमुख उत्पादक देशों में भारत की कोई भी जो भी मतलब कच्चे माल के जो प्रमुख आयातक देश हैं, उत्पादक देश हैं, इसमें क्या है, आयातक नहीं, उत्पादक निर्यातक देश बोल उसको ना, इसके साथ भारत की कोई भी विशेष साझेदारी या द्विपक्षीय समझौते नहीं है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, निकल और लिथियम का बहुत बड़ा भंडार है। चिली में क्या है, लिथियम के बड़े भंडार हैं। ब्राजील में निकल के बड़े भंडार हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या है कि GSI ने केंद्र जो जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम अयस्क के भंडार का अनुमान लगाया है। तो ये थोड़ा सा कुछ राहत दे सकता है। तो नीतियां और विनियमन भी चुनौतियां हैं। इसमें क्या है कि नीतिगत अनिश्चितता, जैसे कर संबंधी छूट को अचानक बंद कर दिया गया। ठीक, एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन संबंधी लाभ में कमी की गई, तो ये भी बहुत सारा नीतिगत तौर पे ये कमी है। और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और मटेरियल साइंस के आधार पर अगर देखें तो टेक्नोलॉजिकल पेटेंट के चलते आवश्यक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का और जानकारी का आदान प्रदान का अभाव भी है एक प्रमुख बाधा। तकनीकी विशेषज्ञता का पूरा फायदा नहीं मिल पाया है और उच्च गुणवत्ता वाली अनुसंधान और विकास संबंधी अवसंरचनाओं का हमेशा अभाव रहा है। राज्य स्तर पर स्वदेशी बैटरी निर्माण को बढ़ावा देने में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ऊर्जा भंडारण संबंधी नीतियों और समर्पित घटकों का अभाव है। फाइनेंस के तौर पर अगर देखें तो बैंक, वित्तीय संस्थान तकनीकी विशेषज्ञता और मानकीकृत वित्तीय मॉडल की कमी कारण नई तकनीकों के लिए ऋण प्रदान करने से हिचकिचाते हैं। ठीक, और जो विनिर्मित उत्पाद है वो सरकार किसी संस्था द्वारा खरीदे जाने वाली जो भी ऑफटेक और गारंटीकृत बाजार के अभाव कारण क्या फाइनेंस की समस्या और भी बढ़ जाती है। तो बहुत सारी अन्य चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां अन्य सारी क्या हैं कि लिथियम आयन बैटरी के विनिर्माण में उछाल के कारण क्या है कि लेड एसिड प्रौद्योगिकी की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी। लेड एसिड प्रौद्योगिकी से लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। घरेलू उद्योगों को संरक्षण करने की जरूरत है ताकि क्या है, चीन से आयातित सस्ते और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों के सामने टिक सकें। ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है चीन, भारत के लिए तो बहुत ज़्यादा समस्या है। अब आगे की राह में क्या है कि आगे की राह देखने से पहले भारत सरकार ने कुछ पहले की हैं। कौन कौन सी पहले की हैं? जनवरी 2022 में जो है सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को जनरेटर, ट्रांसमीटर और डिस्ट्रीब्यूटर घटक के बीच में कानूनी दर्जा प्रदान किया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा क्या है कि ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसमें कि 2022 में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए दिशा निर्देश बिडिंग गाइडलाइंस जारी किए गए। ठीक है, इसमें ऊर्जा मंत्रालय ने क्या किया कि ऊर्जा भंडारण प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा जारी की 2023 में ही, अगस्त में महीने में दिया। और BES क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 को सरकार ने लागू किया।
अब आगे से में करना क्या है, मांग पैदा करना है। मांग पैदा करने के लिए ऊर्जा भंडारण और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को अपनाने के लिए डिस्कॉम कंपनियों को आसान ऋण सुविधा देना चाहिए। ई बसों, ई कैब, ई ऑटो की मांग बढ़ाने के लिए उपाय करने चाहिए। ठीक है, राज्य परिवहन इकाइयों, कैब और रेलवे के साथ क्या है, एमयू और फर्म कॉन्ट्रैक्ट का सहारा ले सकते हैं। चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम को शुरू करना चाहिए। एडवांस सेल विनिर्माण को प्रोत्साहन देना चाहिए। निवेशकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। राज्यों को सहायता देना चाहिए। एडवांस सेल विनिर्माण के लिए कम से कम 50% मूल्यवर्धन भारत में मूल्यवर्धन करना चाहिए। इसे सब्सिडी भी देना चाहिए। राज्य सरकारों को अवसंरचना संबंधी सहायता देनी चाहिए। बिजली के उपयोग पर सब्सिडी देने का प्रावधान कर दे सकते हैं राज्य सरकारें। राज्य सरकारें के साथ मिलकर के एक उसके लिए पर्याप्त नीतिगत पहल कर सकते हैं। टैक्स के लिए क्या राहत दे सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए जीएसटी दरों में इन पर बदलाव कर देने चाहिए। पुनर्चक्रण और संधारणीयता को लागू करने के लिए अब यहाँ एक बात आ जाती है, यहाँ एक बात आती है ईपीआर की, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस बात को बोलते हैं। इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो है, अब क्या है कि जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जो प्रोड्यूसर है वो क्या, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके जो पुनर्चक्रण को और चक्रण को भी सुनिश्चित करे। और क्या है कि इससे क्या होगा कि जो भी हानिकारक और जो पर्यावरण में हानिकारक चीज़ें आती हैं उसको उस पर रोक लगेगी। और यह विनिर्माताओं की जिम्मेदारी होगी, प्रोड्यूसर्स की ही जिम्मेदारी होगी कि उसका पुनर्चक्रण के लिए उसको प्रभावी कदम उठाएं या उसके लिए प्रभावी जो है उसका समाधान सुनिश्चित करें। तो इस साथ ही क्या है कि BESS में एंड ऑफ लाइफ की जगह चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को डिजिटल बनाना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर काम करना चाहिए आगे की राह में। तो बस ये आर्टिकल यहाँ से खत्म हो गया। अब आगे बस बचा हुआ वैनेडियम थोड़ा शाम वाली क्लास लेंगे, उसमें खत्म करा देंगे। कुछ नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा बचा हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं। और जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी थोड़ा सा इसमें समझने वाली चीज़ है। हाँ, आंसर राइटिंग वाली चीज़ें आप जरूर देखिएगा। आंसर राइटिंग में मैं आपको आज उसका मॉडल आंसर कराऊंगा। उसमें मॉडल आंसर के बजाय मैं आपको कुछ समझाऊंगा उसमें कि जो आंसर राइटिंग है ना उसकी तरीके क्या है। हिंदी माध्यम में आंसर राइटिंग के तरीके क्या हैं, तरीके बताऊंगा उसमें। ठीक है, बजाय इसके कि मैं उसको मॉडल आंसर दूं, उसमें सब तरीके बताऊंगा। और सारी कंटेंट तो सब लोगों का अच्छा आया था। 5-7 लोगों ने लिखा हुआ, 7 लोगों ने 8 लोगों ने शायद लिखा हुआ था कॉपी को, मैं चेक करके दिया था। कंटेंट अच्छा था। प्रेजेंटेशन पे बात होगी, प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए आंसर्स का। शब्द सीमा पे बात होगी, ठीक, कम शब्दों में कैसे अच्छी बातों को बताया जाए। और साथ क्या है, फ्लो कैसे मेंटेन किया जाए। बहुत लोगों ने क्या किया, सीधे सीधे से लग रहा है कि मैं अभी एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, जबकि आंसर क्या होना चाहिए कि सब कुछ जुड़ाव होना चाहिए। जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा था। तो ये इस चीज़ों पे तीन मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो वीडियोज़ को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।